guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। और आज फिर से हम लोग आपके पास आ गए हैं आपकी फेवरेट हॉरर स्टोरी लेकर के। और आज की जो हॉरर स्टोरी है ना, वो ना अब तक की सारी हॉरर स्टोरीज में से हमारी फेवरेट है। Yes. क्योंकि ये जो स्टोरी है इसमें इतनी सस्पेंस है ना, इतनी सस्पेंस, और शुद्ध हिंदी में बोले तो रहस्यमय स्टोरी है। पूरी स्टोरी जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, जब हमारी सब्सक्राइबर ने हमें ये स्टोरी भेजा था, लास्ट में जो भांडा फूटा था ना, हम दोनों ने भी जब वो पढ़ा ना तो हमें लगा लाइक हाँ ऐसा हो गया क्या। तो हम लोग ना इस स्टोरी को सुनाने से पहले ये तो एकदम दावा कर रहे हैं ना कि स्टोरी के लास्ट में जो होगा ना, वो आप लोग स्टोरी सुनते भी रहोगे ना तो 110% गेस नहीं कर पाओगे। तो अब ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हुए सीधे हम लोग स्टोरी पर जंप करते हैं। लेकिन उससे पहले सीट की पेटी बांध लीजिए, साथ ही साथ फोन को अपने हाथों में कस के पकड़ लो, क्या पता फोन आपके हाथ से गिर भी सकता है। लाइट्स ऑफ करके ना जल्दी जल्दी अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लो। तो सबसे पहले परंपरा के हिसाब से हम लोगों को करना है अपने सब्सक्राइबर का नामकरण। तो रानी आज तुम बताओ क्या नाम रखा जाए। देखो तुम्हारे जैसा हम कोई भी पुराने जमाने वाला नाम नहीं रखने वाले। सोनू, मोनू, रीता, गीता, क्या ही नाम रखती है तुम। आज हमारी सब्सक्राइबर का नाम होगा डेजी। है क्या? सॉरी, डेजी। डेजी नॉट बैड। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग हमारी सब्सक्राइबर का नाम रख देते हैं डेजी। ठीक है, तो ये कहानी डेजी की कहानी है। ये कहानी कानों सुनी नहीं है, डेजी की मम्मी या फिर नानी की सुनाई गई कहानियों में से एक नहीं है, बल्कि डेजी पर बीती हुई आप बीती है। और ये कहानी आज से 5 साल पुरानी है। अभी के समय डेजी की उम्र 20 साल की है। तो मतलब डेजी के साथ जब ये घटना हुई थी ना, तब वो 15 साल की होगी। तो डेजी गोवा की रहने वाली। तो डेजी की फैमिली में ना डेजी के पापा, डेजी की मम्मी, डेजी की 2 बड़े भाई, डेजी की एक बड़ी बहन और डेजी थी। और डेजी अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। तो गर्मियों का छुट्टी का समय आ चुका था और डेजी के जो पापा थे ना, वो गोवा में उन लोगों के साथ नहीं रहते थे, क्योंकि उनकी जो जॉब थी ना, कभी इधर पोस्टिंग होती रहती थी, कभी उधर पोस्टिंग होती रहती थी। तो आज से तकरीबन 5 साल पहले डेजी के पापा की पोस्टिंग उत्तराखंड में थी। तो उनके पापा और मम्मी ने डिसाइड किया ना कि गर्मी की छुट्टियों में सारे लोग उत्तराखंड जाएंगे और पूरी छुट्टियां वहीं पर बिताने वाले हैं। ऐसी भी गोवा की गर्मी के बारे में कौन ही नहीं जानता। तो डेजी वाज तो क्वाइट एक्साइटेड। और एक्साइटमेंट का एक और रीजन था ना कि उसके पापा ने ना उत्तराखंड में उन लोगों के लिए एक कॉटेज को बुक करके रखा हुआ था। एक तो गर्मी की छुट्टियां 1 महीने की, ऊपर से 1 महीना आप पूरा एक बुक किया हुआ कॉटेज में बिता रहे हो, इससे बढ़िया और क्या ही बात हो सकती है। तो गर्मी की छुट्टियां फाइनली स्टार्ट हो गई थी और डेजी अपने फैमिली के साथ उत्तराखंड के लिए निकल गई। उत्तराखंड में पहुंचने के बाद अपने कॉटेज जाने के लिए उन्होंने एक कार को बुक किया। ठीक है, और कॉटेज का रास्ता एयरपोर्ट से थोड़ा दूर था, तो इसीलिए एयरपोर्ट से कॉटेज जाते जाते ना अंधेरा हो चुका था। लगभग शाम के 7 या 8 बज चुके थे। तो डेजी हमें बताती है कि एयरपोर्ट से जो कॉटेज तक का सफर था ना, डेजी का एक्साइटमेंट लेवल एकदम अपने चरम सीमा पर था। कार में उसकी मम्मी, उसके भाई बहन सारे लोग सो गए थे। एक ड्राइवर अंकल थे, उसके पापा वहां पर नहीं थे। लेकिन डेजी को नींद कहाँ आ रही है भाई। उसने एयरपोर्ट से कॉटेज तक का जो सफर था ना, उत्तराखंड की मस्त वादियों को कार की खिड़की से देखते हुए निकाल दिया। जब वो लोग कॉटेज पहुंचते हैं, तब डेजी की मम्मी डेजी के पापा को कॉल करके बता रही होती है कि हम लोग आ गए हैं, आप आइए बाहर हम लोगों को रिसीव करने के लिए। इस दौरान गाड़ी रुकी हुई रहती है और डेजी मस्त कार की सीट के बाहर मुंडी निकाल करके नजारे का लुत्फ उठा रही होती है। डेजी हमें बताती है कि वो एरिया इतना सुंदर था कि क्या ही बताएं। वो था ना, वो पूरे कॉलोनी के जैसा था, जिसमें बहुत सारे कॉटेजेस थे, कुछ बंगलो वगैरह भी थे। उसमें ना बहुत सारे कॉटेज थे जो कि टूरिस्ट वगैरह के लिए थे, और बहुत सारे लोकल पीपल वहां ऑलरेडी रहते थे। और जो बंगलो थे वहां पर बहुत सारे फैमिली भी रहते थे। और वहां पर ना बहुत बड़ा पार्क भी था, उस पार्क में झूले वगैरह भी लगे हुए थे। तो ओवरऑल वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी डेजी वहां पर बैठ के यही सोच रही थी कि मेरे को पार्क में ऐसे करना है, वो झूला झूलना है, उत्तराखंड में यहाँ वहां घूमने जाना है। तब तक उसकी नजर ना पार्क में एक झूले पर पड़ी, जिस झूले पर डायरेक्ट स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी। और वो क्या देखती है कि उस झूले के आसपास कोई इंसान नहीं रहता है, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता है, आसपास तो छोड़ ही दो। लेकिन फिर भी वो झूला टू एंड फ्रो मोशन में आगे पीछे अपने आप हो रहा होता है। तो डेजी ने ना अपने ड्राइवर अंकल से पूछा कि अंकल आप देखो तो वहाँ पर एक झूला है, आपको भी दिख रहा है क्या कि वो झूला आगे पीछे हो रहा है और जबकि कोई नहीं है वहाँ पर। तो ड्राइवर अंकल ने बोला कि नहीं बेटा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है।
क्या है ना कि तुम पूरे सफर के दौरान जगी हुई हो, तुम्हारी आंखों में नींद भरी हुई है, और अक्सर नींद में इंसान को ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं, हमें भी दिखती हैं, तो इट्स नेचुरल। तो एक काम करो, घर में जाना और सो जाना, थोड़ी देर आराम करना। तो डेजी ने सोचा कि हाँ मे बी वहम होगा, मे बी हम ना ज्यादा ही सोच रहे हैं खुशी के कारण। तो डेजी उस चीज को इग्नोर करती है। उसके बाद उसके पापा आते हैं और सारे लोग खुशी खुशी अपने कॉटेज में चले जाते हैं। तो रात को तो सब सफर से थके हारे आके चुपचाप से अपने अपने कमरों में जाके सो जाते हैं। और सोने के बाद जब अगले दिन सुबह होती है, उसके बाद जब डेजी अपने कॉटेज का नजारा देखती है, तब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कॉटेज इतना सुंदर था, साथ ही साथ आसपास इतने सारे हरियाली और बाग बगीचे थे कि क्या ही कहना है। और इस कॉटेज की सबसे खास बात क्या थी ना, इस कॉटेज के बैकयार्ड में बहुत ही सुंदर लेक था और उससे एकदम इतना साफ पानी बह रहा था ना कि आप उस पानी को पी भी सकते हो। तो डेजी ने तो सुबह उठकर ही अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना लिया था कि आज मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यही दिमाग में सोचते सोचते वो नीचे की ओर जाती है। नीचे फ्लोर में जाते ही वो अपनी मम्मी को देखती है और मम्मी को प्यार से गुड मॉर्निंग विश करके बोलती है कि मम्मी मेरे को जल्दी से ब्रेकफास्ट बना के दो। और ब्रेकफास्ट करते करते डेजी की नजर उसी झूले पे पड़ती है जो डेजी ने शाम को देखा था। इसके बाद डेजी को तुरंत से याद आता है कि सबसे पहले आज ना हम उस झूले पे तो झूलेंगे। तो वो झट से अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी बगल में जो झूला है क्या हम झूल सकते हैं, कहीं आसपास वाले मेरे को टोकेंगे तो नहीं ना। इसके बाद मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, ऐसे तो किसी को टोकना नहीं चाहिए, बट अगर कोई भी लोकल पीपल आके तुमको बोलते हैं कि बेटा इस झूले से उतर जाओ, तो तुम चुपचाप से सॉरी बोल के उतर जाना। इसके बाद डेजी बोलती है ठीक है मम्मी, अब हम ब्रेकफास्ट कर लिए, अब हम जा रहे हैं, शाम से पहले हम घर तो वापस नहीं आएंगे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद डेजी अपने भाई बहनों के साथ पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है। इसके बाद वो लेक, पार्क, हर जगह घूमने के बाद उसी झूले पे झूलने लगती है। झूला झूलते हुए डेजी क्या नोटिस करती है कि एक अंकल उसे बहुत देर से देखे जा रहे हैं। इसके बाद डेजी के मन में आता है कि कहीं अंकल मेरे को टोक ना दे कि बेटा इस झूले से उतर जाओ। वैसे भी डेजी और उसके भाई बहनों को यहाँ पर तो कोई जानता नहीं था। मे बी लोगों को लगे कि ये लोग कौन से स्ट्रेंज बच्चे हैं, यहाँ पर आके झूल रहे हैं। इसके बाद ऐसा ही होता है। डेजी के पास आने के बाद अंकल बहुत पोलाइटली डेजी से पूछते हैं कि बेटा तुम लोग यहाँ पर नए हो क्या। तब डेजी थोड़ा सा सहम के बोलती है कि हाँ अंकल, हम लोग तो यहाँ कल ही आए हैं घूमने के लिए, गर्मी छुट्टी मनाने के लिए। इसके बाद वो अंकल बोलते हैं माय डियर चाइल्ड, आप लोग यहाँ पर झूल रहे हो ठीक है, लेकिन यहाँ शाम के वक्त यानी कि 3 बजे के बाद इस झूले पे मत बैठना। और खासकर पार्क के सामने तुम्हें जो बंगलो दिखाई दे रही है ना, उसके सामने शाम के टाइम भूल कर भी मत जाना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डेजी को ये बात समझ में नहीं आती है कि अंकल ऐसे मेरे को डरा के क्यों चले गए। बगल में डेजी के भाई बहन सारे कन्वर्सेशन चुपचाप से सुन रहे थे। इसके बाद जैसे ही दोपहर के 2 बजते हैं, डेजी के भाई बोलते हैं कि चलो चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, वैसे भी हमें लंच करना है, भूख लग गई है, मम्मी भी हमारा वेट कर रही होगी। इसके बाद डेजी और उसके सारे भाई बहन चुपचाप से अपने घर चल जाते हैं। इसके बाद डेजी और उसकी फैमिली शाम को चुपचाप से अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो लोग पापा से भी बहुत टाइम के बाद मिले थे। तो सब लोग अच्छे से डिनर करके अपने घर में चुपचाप से सो जाते हैं। तो अब नई सुबह होती है और नई सुबह नया दिन लेकर के आती है। और ये जो नया दिन रहता है ना, काफी ज्यादा एडवेंचरस रहता है, क्योंकि इस दिन सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि साथ में सारे फैमिली मेंबर्स उत्तराखंड को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। कार भी बुक हो चुकी होती है और सबने डिसाइड किया था कि सुबह सुबह घर से नाश्ता करके वो लोग उत्तराखंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। घर के सारे मेंबर तो फटाफट से उठ करके रेडी हो गए थे, लेकिन डेजी की जो बड़ी बहन है ना, उसका कोई अता पता ही नहीं थी। ऐसे तो डेजी की जो बहन है वो एक अर्ली बर्ड है, वो बहुत जल्दी सुबह सो करके उठ जाती है। इनफैक्ट डेजी की मम्मी से भी पहले उठती है, पर उस दिन ना वो 9 बजे तक सो करके नहीं उठी। डेजी की मम्मी को क्या लगा, मे भी सफर का थकान होगा, इसलिए इसको कुछ देर और सोने के लिए छोड़ देते हैं, बाद में जाने से 45 मिनट पहले इसको उठा दिया जाएगा। लेकिन 10 बज जाते हैं, डेजी की बड़ी बहन अभी तक नहीं सो करके उठती है। 11 बज जाते हैं, डेजी की बहन अभी भी सो रही होती है। फिर डेजी की मम्मी को लगता है ना अभी से उठा देना चाहिए, अगर तबीयत खराब होगी तो दवाई दे देते हैं, अदरवाइज फिर निकलने में हमें बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। जब डेजी की मम्मी डेजी की बड़ी बहन के रूम में जाती है और दरवाजा खोलती है, तो उन्होंने क्या देखा कि दरवाजा अंदर से लॉक्ड रहता है।
ऐसे डेजी की जो बड़ी बहन है ना, वो कभी भी दरवाजा लॉक करके नहीं सोती थी, नेवर। पर उस दिन दरवाजा अंदर से लॉक्ड रहता है, पर फिर भी उसकी मम्मी उतना ज्यादा माइंड नहीं करती है। वो दरवाजे को नॉक करती है एंड आवाज देती है कि बेटा उठो। पहले 1-2 बार में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब कंटिन्यूअसली दरवाजे को नॉक किया जाता है ना, तब डेजी की बहन आती है और दरवाजे को खोलती है। फिर डेजी की मम्मी वहाँ पर उसकी बड़ी बहन को बोलती है कि बेटा तबीयत ठीक है ना, इतनी देर तक क्यों सो रही हो। तो वहाँ पर डेजी की बहन मम्मी को कम्प्लीटली इग्नोर करती है और चुपचाप से जाकर के डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। फिर डेजी की मम्मी पीछे पीछे अपनी बड़ी बेटी के पास जाती है, उसके सर को छूती है एंड चेक करती है कहीं फीवर तो नहीं है। जैसे ही डेजी की मम्मी उसकी तबीयत को चेक करने के लिए उसके सर पर अपना हाथ रखती है ना, डेजी की बड़ी बहन उसकी मम्मी का हाथ ऐसे झटक देती है और बोलती है, अरे ये सब छोड़, खाना दे जल्दी। डेजी की मम्मी ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। वो गुस्से से बोलती है कि व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये क्या तमीज है बात करने का। ये सुनने के बाद जो डेजी की बड़ी बहन का रिएक्शन होता है ना, बाप रे बाप, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। वो बोलती है, अच्छा तू मुझे तमीज सिखाएगी, रुक तुझे मैं दिखाती हूँ कि तमीज होता क्या है। वो चुपचाप से उठती है, ड्राइंग रूम में बॉनफायर होता है ना, वहाँ पर से बड़ी सी मोटी सी लकड़ी निकालती है और अपनी मम्मी पर हमला कर देती है। उसने नहीं भी तो ना 9 से 10 बार उस लकड़ी से अपनी मम्मी को मारा, पर उस लड़की में इतनी ज्यादा ताकत आ गई होती है ना, भगवान जाने पता नहीं कहाँ से, कि वो अपने दोनों भाइयों को भी ढकेल देती है। मतलब मम्मी और दोनों भाई मिलकर भी डेजी की बड़ी बहन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। डेजी की बड़ी बहन तीनों को मारती तो है ही, साथ ही साथ गंदी गंदी गालियां भी दे रही होती है, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। डेजी बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके पापा गाड़ी बुक करने के लिए गए हुए थे बाहर घर से। वो दौड़ करके अपने पापा के पास जाती है और पापा को जल्दी से बुला करके लाती है और ड्राइवर अंकल भी साथ में आते हैं। अब दोनों लोग मिल करके उसकी बड़ी बहन को पकड़ते हैं, उसको जबरदस्ती घसीट करके बेडरूम में ले जाकर उसको अंदर से बंद कर देते हैं। इसके बाद डेजी की बड़ी बहन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रही होती है कि दरवाजा खोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे घर के अंदर पैक करने की, बाहर निकलूंगी तो एक एक को देख लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और साथ ही साथ गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां ना कि पूछो मत। सब लोग शॉक्ड थे कि ये आखिर इसको हो क्या गया अचानक। रात में तो भली चंगी सोई थी, ये सुबह उठते के साथ गंदी गंदी गालियां दे रही है, जो लड़की कभी गाली नहीं देती थी। माँ पर हाथ उठा रही है, बड़े भाइयों पर हाथ उठा रही है। अभी तो किसी को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। सब लोग तो यही सोच रहे थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। तब तक वो अंकल जो डेजी को झूले के पास मिले थे और डेजी को जिन्होंने वार्निंग दी थी कि उस झूले पर शाम में मत झूलना, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर बंगले को दिखा करके बोला था कि उस बंगले के आसपास मत जाना, उस अंकल की एंट्री होती है। क्योंकि हल्ला इतना ज्यादा हो रहा होता है ना कि गालियों की आवाज और चीखने चिल्लाने की आवाज पूरी सोसाइटी में फैल चुकी होती है। कॉटेज के बाहर भीड़ भी बहुत ज्यादा लग गई होती है। वो अंकल जब अंदर आते हैं ना, तो उन्होंने सबसे पहले डेजी से पूछा कि तुम्हारी बड़ी बहन कल कहीं गई थी क्या। डेजी ने बोला कि आई डोंट नो अंकल, मेरे को नहीं पता। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। जब डेजी ने उस अंकल को बोला कि अंकल मेरे को कुछ नहीं पता है, तब अंकल ने शक भरी निगाहों से डेजी को देखा। फिर भी अंकल ने डेजी को कुछ नहीं बोला और चुपचाप से डेजी की मम्मी पापा को कॉर्नर में ले जाके कुछ कुछ खुसफुसाने लगे। इसके बाद डेजी के पापा और वो अंकल घर से चुपचाप से निकल जाते हैं। इसके 15 से 20 मिनट के बाद वो एक पंडित जी को लेके घर के अंदर आते हैं। पंडित जी जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं, घर का एनवायरनमेंट देख के ही वो घर के गेट के सामने कुछ पानी का छिड़काव करते हैं। इसके बाद वो डेजी की बड़ी बहन के पास जाते हैं, तो बड़ी बहन के कमरे के बाहर जैसे ही पंडित जी पहुंचते हैं, पंडित जी की आहट से ही डेजी की बड़ी बहन फूट फूट के रोने लगती है। इसके बाद पंडित जी डेजी की बड़ी बहन को बोलते हैं कि बेटा तुम रो मत, तुम दरवाजा खोलो, हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आए हैं, हम तुमको इस चीज से बाहर निकालेंगे, इसके लिए तुमको दरवाजा खोलना पड़ेगा। इसके बाद डेजी की बड़ी बहन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है और चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। इसके बाद पंडित जी गेट के बाहर से ही बोलते हैं कि बेटा प्लीज दरवाजा खोलो, वरना हमको मजबूरन दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद डेजी की बड़ी बहन बोलती है कि मेरे को किसी से बात नहीं करना है और ना ही हम दरवाजा खोलेंगे। अगर मेरे को बात करना है तो वो हम बात करेंगे फादर मार्कस से। पंडित जी भी कहीं ना कहीं फादर मार्कस को जानते थे, क्योंकि उस एरिया में उनका नाम काफी जाना पहचाना था। वो डेजी की बड़ी बहन को बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुमको मेरे से बात नहीं करना है तो रुको,
हम अभी फादर मार्कस को बुला के ले आते हैं, लेकिन उसके बदले तुमको अपना दरवाजा खोलना पड़ेगा। इसके बाद फादर मार्कस को फोन किया जाता है और वो झट से उस घर में आ भी जाते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका था कि डेजी के परिवार वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ पर वेकेशन मनाने आए हैं और मेरे को यहाँ पर क्या ही नजारा देखने को मिल रहा है। इसके बाद फादर मार्कस जैसे ही गेट के अंदर से एंट्री लेते ही है, डेजी की बड़ी बहन नहीं पता अपने आप में क्या सेंस कर लेती है और वो झट से गेट खोल देती है। गेट खोलने के बाद वो दौड़ के ड्राइंग रूम में जाती है और फादर मार्कस को देख के जमीन में बैठ के फूट फूट के रोने लगती है। यहाँ पर डेजी की बड़ी बहन ना रोते रोते पता है फादर मार्कस को क्या बोलती है, डैड आप आ गए। अब यहाँ पर फादर मार्कस भी 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। उससे ज्यादा तो उन्हें झटका लग जाता है कि वो उसे डैड क्यों बोल रही है। इसके बाद डेजी की बड़ी बहन बोलती है कि डैड मैं हूँ जेनिफर, प्लीज आप अपनी बेटी को पहचान रहे हो ना। इसके बाद फादर मार्कस बोलते हैं कि तुम कोई जाल बिछा रही हो, तुम कोई बुरी शक्ति हो और तुम अपने जाल से सोचती हो कि हम तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मेरे को सच सच बताओ कौन है। तुम ऐसे इमोशनल अत्याचार करके ना मेरे को अपने झांसे में नहीं ले सकती। इसके बाद डेजी की जो बड़ी बहन थी फादर मार्कस के सामने ऐसे ऐसे राज खोलती है जिसको बस फादर मार्कस और उनकी बेटी जेनिफर ही जानते हैं। इसके बाद आगे ऐसे ऐसे राज खुलते हैं और ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं ना जिसका आपको भी अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर ना डेजी की बड़ी बहन मतलब कि जिसके अंदर जेनिफर की आत्मा थी, जो कि क्लेम कर रही थी कि वो जेनिफर है, वो तो रो ही रही थी। साथ ही साथ फादर मार्कस भी फूट फूट कर रोने लगे थे। यहाँ पर दोनों बाप बेटी के बीच में बहुत पुरानी पुरानी बातें हुई, बहुत पुरानी पुरानी बातें हुई, बचपन से लेकर के जवानी तक की बातें हुई। आपको हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर डेजी ने हम लोगों को क्या बताया। यहाँ पर डेजी हमें बताती है कि फादर मार्कस की जेनिफर इकलौती बेटी थी और जेनिफर की माँ की मौत बहुत सालों पहले हो गई थी, जब जेनिफर केवल गोद में थी। तो जो जेनिफर थी ना, उसकी मम्मी और पापा का रोल फादर मार्कस ने ही प्ले किया था। फादर मार्कस जेनिफर के सिंगल पेरेंट थे और दोनों बाप बेटी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से जेनिफर की मौत शादी के कुछ दिनों के बाद ही हो गई थी। अब आगे आते हैं कहानी में क्या होता है। उस वक्त ना जेनिफर और फादर मार्कस जब आपस में बात कर रहे होते हैं डेजी की बड़ी बहन के थ्रू, उस टाइम डेजी की बड़ी बहन का जो आवाज था ना वो भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। वो आवाज डरावनी नहीं थी, वो आवाज एक नॉर्मल लड़की की थी, पर वो आवाज डेजी की बड़ी बहन की नहीं बल्कि जेनिफर की थी। चेहरा डेजी की बड़ी बहन का था, पर चाल ढाल, हाव भाव, तौर तरीका सब कुछ फादर मार्कस की बेटी का था। यहाँ पर बातों के दौरान जेनिफर केवल एक ही चीज रटे जा रही थी, डैड आई एम सॉरी, डैड आई एम सॉरी, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। आपने मुझे बहुत समझाया पर मैंने अपने जिद के आगे आपकी एक भी नहीं सुनी, तो डैड मुझे माफ कर दीजिए। जीते जी मैं आपसे कभी माफी नहीं मांग पाई, पर मरने के बाद मैं केवल आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और बाप बेटी का ये जो प्यार था ना, ये देख करके ना सबका जो कलेजा था ना वो मुंह के बाहर आ गया था। यहाँ पर जेनिफर एक बहुत बड़ा खुलासा करती है जिस राज के बारे में किसी को भनक भी नहीं थी। जेनिफर यहाँ पर फादर मार्कस को अपनी मौत की असली वजह बताती है। दुनिया के सामने अभी तक खबर ये थी ना कि जेनिफर ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन जेनिफर की आत्मा यहाँ पर बताती है कि डैड मैंने सुसाइड नहीं किया था, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी। जेनिफर ने फादर मार्कस मतलब अपने पापा के खिलाफ जाकर लव मैरिज शादी की थी। जेनिफर का जो पति था ना वो बहुत ही ज्यादा लालची था और वो केवल जेनिफर के पैसे के लिए और केवल ये देखकर कि जेनिफर अपने पापा की एक सिंगल चाइल्ड है, इसीलिए उसको अपने प्यार के झांसे में फंसाया और फिर उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए जबरदस्ती शादी कर दी। शादी के कुछ समय के बाद ही दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कलह और कलेश होने लगा। धीरे धीरे तो जेनिफर का पति उस पर हाथ भी उठाने लगा था, पर बात वही हो गई थी ना कि जेनिफर ने अपने पापा के खिलाफ जाकर, सोसाइटी के खिलाफ जाकर ये शादी की थी, तो वो शिकायत करे भी तो किससे करे। इस वजह से जेनिफर हमेशा चुप बैठ जाती थी और जेनिफर किसी को भी अपनी मन की पीड़ा
नहीं बताती थी। पर दिन प्रतिदिन ना हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जेनिफर के पति ने धोखाधड़ी से क्या किया कि जेनिफर के बैंक अकाउंट के जितने भी पैसे थे ना, सब कुछ अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था। और जब एक दिन जेनिफर को ये बात पता चली तो जेनिफर ने अपने पति को सीधे सीधे बोला कि सारे पैसे को मेरे अकाउंट में वापस से ट्रांसफर करो, अदरवाइज मैं अपने पापा को बताऊंगी और साथ ही साथ पुलिस को भी कॉल करूंगी। और जैसे ही जेनिफर अपना फोन उठाती है पुलिस को कॉल करने के लिए, और इस फोन की छीना झपटी में उसके पति ने एक लोहे का सामान उठा करके जेनिफर के सिर पर इतने जोर से मारा ना कि जेनिफर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ब्लड तो नहीं बहा, लेकिन ब्लड अंदर ही अंदर क्लॉट कर गया और पता नहीं वो ब्रेन इंजरी थी कि क्या थी, वो मर गई थी। इसके बाद उसके पति ने देखो यहाँ पर क्या मास्टरमाइंड गेम खेला था। कोई सॉफ्टवेयर आता होगा, हमें तो नहीं पता ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में। उस सॉफ्टवेयर के हेल्प से उसने क्या किया, एक सुसाइड नोट लिखा और उस सॉफ्टवेयर से उस सुसाइड नोट को जेनिफर की हैंडराइटिंग में कन्वर्ट करके उसका सिग्नेचर भी कर दिया और जेनिफर की लाश को उठा करके पंखे से टांग दिया। उसके बाद उसने क्या किया, ऐसा प्रिटेंड किया ना कि जेनिफर ने सुसाइड कर लिया और बहुत रोना गाना मचाया। और पुलिस के आने से पहले उसने जेनिफर की लाश का जो भी वो लोग करते हैं ना, कॉफिन वगैरह में दफन, वो सब कर दिया ताकि पोस्टमार्टम हो नहीं, मौत की असली वजह पता नहीं चले। जेनिफर के पति ने सब कुछ इतना जल्दी किया ना कि बेचारे फादर मार्कस अपनी बेटी को एक लास्ट टाइम के लिए भी नहीं मिल पाए थे। जब जेनिफर ने फादर मार्कस के खिलाफ शादी की थी ना, उस वक्त फादर मार्कस जेनिफर से बहुत गुस्सा थे और तब से लेकर के जेनिफर की मौत तक वो जेनिफर से एक बार भी नहीं मिले थे। और इस चीज का मलाल फादर मार्कस के मन में हमेशा था। और जब डेजी के बड़ी बहन के अंदर जेनिफर की आत्मा आई थी ना अपने पापा से मिलने के लिए, अपने पापा को अपनी मौत की सच्चाई बताने के लिए और अपने पापा से सॉरी बोलने के लिए कि जितनी बार भी उसने पापा का दिल दुखाया, तब फादर मार्कस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और फूट फूट कर दोनों बाप बेटी रोने लगे। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक आश्चर्य करने वाली बात बताई क्या, वो जो अंकल थे ना जिन्होंने डेजी को वार्न किया था, वो अंकल और कोई नहीं बल्कि जेनिफर के ससुर थे। मतलब कि उस लड़के के, जेनिफर के पति के पापा थे। और वो जो बंगलो था ना, वो जेनिफर का बंगलो था और वो जो झूला था ना, वो जेनिफर का फेवरेट झूला हुआ करता था। जेनिफर हमेशा जब भी परेशान होती थी ना, हर शाम उसी झूले पर जाकर के अकेली बैठ जाया करती थी और वो उसका फेवरेट प्लेस था। दैट्स वाई उस अंकल ने डेजी को बोला था कि शाम में उस झूले के आसपास मत जाना। और साथ ही साथ वो जो अंकल थे ना, वो लालची बिल्कुल नहीं थे, अपने बेटे के जैसे बिल्कुल नहीं थे और वो कहीं ना कहीं जेनिफर की मौत की वजह जानते थे और वो ये भी जानते थे कि उस बंगलो में जेनिफर की आत्मा भटकती है। ऐसे तो वो बंगलो लॉक था, फिर भी बहुत बार अंकल ने जेनिफर की आत्मा की प्रेजेंस को फील किया था, पर अपने बेटे के डर से वो जेनिफर की आत्मा की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर कभी भी गलती से अपना मुंह खोलते ना तो शायद उनका बेटा उन्हें भी मार देता। इस डर से अंकल ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। डेजी की बड़ी बहन को जेनिफर के आत्मा से छुटकारा पाने में करीब से करीब 2 महीने तो लग ही गए थे। इसके बाद जब डेजी की बड़ी बहन अच्छे से ठीक हो जाती है, तब वो सारे राज खोलती है कि आखिर जेनिफर की आत्मा उसके शरीर में कैसे प्रवेश की। अब कहानी में थोड़ा सा पीछे जाते हैं और याद करो वो बात जब हम बोले थे कि वो अंकल डेजी और डेजी के सारे भाई बहनों को बोलते हैं कि आप लोग 3 बजे के बाद इस एरिया में कदम मत रखना। तब डेजी की बड़ी बहन के अंदर ना बहुत ज्यादा चुल मच जाता है। जानते हो ना, कोई बच्चे होते हैं जिसे जिस चीज को छूने या कुछ करने के लिए मना करो, उनके अंदर से और भी बहुत सारी इच्छाएं जाग जाती है कि अब मेरे को ये काम तो करना ही है। तो सेम हालत डेजी की बड़ी बहन का था। तो चुपचाप से रात के 9 बजे के बाद जब सारे परिवार वाले खा पी के अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, तो डेजी की बहन क्या करती है, अपने कमरे के पीछे वाले दरवाजे से उसी बंगलो को एक्सप्लोर करने चली जाती है। एक्सप्लोर करते करते उसकी नजर ना एक लड़की पे पड़ती है जो कि अपना हेड डाउन करके सिसक के रो रही होती है। तब डेजी की बहन चुपचाप से उसके पास बैठ के बोलती है कि क्या हुआ, सब चीज ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लड़की रो रही थी वो बताती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम क्या ही बताएं, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्टोरी है, खैर छोड़ो, हम तुमको इस एरिया में कभी नहीं देखे हैं, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। इसके बाद डेजी की बड़ी बहन जो नाम होता है वो बोलती है कि हम तो यहाँ पर समर वेकेशन बिताने आए हैं, वैसे तो हम गोवा में रहते हैं।
तुम यहाँ पर हमेशा रहती हो कि यहाँ पर तुम घूमने के लिए आई हो। तब यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम जेनिफर है और हम यहीं पर रहते हैं, बस मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गया है, इसलिए हम अपने घर नहीं जा रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में आया कि डेजी की बड़ी बहन पर जेनिफर उसके बाद से हावी हो गई। इसके बाद डेजी की बड़ी बहन अपने फैमिली को बताती है कि हम तो उस लड़की से बहुत देर तक बात किए, एक दूसरे को जाने भी, और वो लड़की तो बहुत अच्छी थी, हम उसको चुप भी करवा दिए थे। इसके बाद मेरे को याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। डेजी की बड़ी बहन जो टोकी थी ना उसको उस बंगलो के सामने, इसी रीजन से जेनिफर डेजी की बड़ी बहन के अंदर हावी हो गई थी। तो दोस्तों यही थी आज की स्टोरी, बहुत ज्यादा शॉर्ट, बहुत ज्यादा क्रिस्प और बहुत ज्यादा एडवेंचरस भरी। जितना एडवेंचरस भरा उस टाइम पर डेजी का समर वेकेशन था। तो वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट करके हमें बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।